मरबूत कर दी, जिससे एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन आज के हमारे ना मतलब लेक्चर में एक तो मैं कवर करूंगा एजुकेशन वाले मामले को, मिसाल के तौर पर टॉक अबाउट द एजुकेशन। पेंशन का मामला रीडिस्कसेबल है, क्लाइमेट फ्रेंडली लेटर ऑन कर लेंगे, पहले फॉरेन इनकम को पहले डील कर लेते हैं। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि फॉरेन इनकम का जो फॉर्मेट आता है उससे न्यूमेरिकल के नेचर पे बहुत फर्क पड़ जाता है, यानी एक आम कॉन्सेप्ट के मुकाबले में बड़ा हेल ऑफ डिफरेंस आ जाता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है टू अप्रूव पेंशन फंड तो उसे एक टैक्स क्रेडिट का एलिजिबल डिक्लेयर किया जाता है। ये कोई ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान का नेशनल टैक्स होल्डर है या वो ओवरसीज है और उसके पास नादरा से मिला हुआ NIC है, और दूसरी बात ये है कि ये पेंशन अप्रूव प्लान हो जिसको SECP ने अप्रूव किया। इसके लिए जो रूल रखा गया था वो ये था कि A/B मल्टीप्लाई बाय C। A आप जानते हैं वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है, और B जो है हमारा वो जी, और C जो है वो लोअर ऑफ है, जिसके अंदर या तो प्रीमियम जो पे किया है या 20% ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। लेकिन हर साल के एतबार से 2% ऐड हो जाता है। अब ये जो मामला है इसको अगर हम देखते हैं, कंसिडरेशन बाद में देख लेंगे, तो यहाँ एक बंदा है मिस्टर अंजे हैज डिस्क्लोज्ड द टैक्सेबल इनकम कितनी है उनकी, ठीक है जी, 18 लाख 2017, एंड he also informed you that the pension fund at the age is 43, tax year 2017, paying by rupees कितना 490,000, 4,90,000 इन्होंने पे किया, एंड his taxable income for tax year 2016 is कितनी है 9 लाख। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है, सूरत हाल जो है ये है कि सबसे पहले तो हम लेते हैं ये बच्चे टैक्सेबल इनकम उसकी जो है वो आप ये कह सकते हैं वो 2016 की दी हुई है। अच्छा ठीक, 2017 की। अब देखिए अगर तो उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो बनती है 18 लाख, तो हम इस 18 लाख रुपए को सबसे पहले टैक्स लगा देते हैं। जब इसकी हम टैक्स लायबिलिटी देखते हैं, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना, इसके लिए हमें 1,60,000 है। पता कैसे बनी होगी? 70,000 होगा बेसिक, फिर लगा होगा 18 लाख में से आपने 12 लाख माइनस किया होगा और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा डिफरेंस को इसके साथ 15%, ये आया होगा 60,000, 1,60,000, ठीक होगा बच्चों, ठीक होगा 1,60,000। अब यहां पे हमें निकालना है क्या जी? टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट फॉर पेंशन, पेंशन के लिए टैक्स क्रेडिट। अगर इनकी उम्र 43 साल है तो हमें इसका हिसाब रखना पड़ेगा। वो क्या कि लोअर ऑफ लेना पड़ेगा, 4,90,000 इन्होंने पे किया, एक तो ये अमाउंट है, दूसरा जो है कितना जी 20% जमा 2% ऑफ ईच ईयर मल्टीप्लाई बाय 3 साल, कितना बन गया 26%, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? शाबाश, 18 लाख रुपए से, ये बन जाएगा 18 मिलियन हो गया। घटा देते हैं यार, एक जीरो, कॉमा ने काम खराब किया, कॉमा यहाँ आना, या
एन ना बाद का किक खा के भी लेट चलता। चल अच्छा, और फिर कॉमा वगैरह हो गया तो काम खराब है। कॉमे के बाद आदत होती इतने जीरो लगाने, वो 3 लग ही जाते। अच्छा अब बच्चों कितना आ गया? 4,70,000 के 68,000। अच्छा ये आ, अब आगे 2 हो गए थे। अच्छा तीसरा क्या है उसका? एक्सट्रीम, वो क्या होना चाहिए? 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी यहां लिख देना चाहिए नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा ना हो। तो 30% को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 18 लाख के साथ, तो कितना बन जाएगा? 5 लाख 5, कितना पूरा 5 लिखा? 5,40,000। अब इसमें सबसे लोअर ऑफ तो यही है, ठीक है ना जी? सबसे लोअर ऑफ तो यही है। फार्मूला हमारा क्या था? 4 लाख, ये सबसे लोअर। तो ए ओवर बी इंटू सी क्या बनेगा? 1,60,000, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 4,68,000। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छे, तो ये बन गया बच्चों आपका, क्या कह सकते हैं इसको हम, टैक्स क्रेडिट। कितना आ गया जी? 41,600। तो ये माइनस कर देते हैं, 41,600 1,18,004, ये आ गया आपका हिसाब। ठीक हो गई जी बात? अच्छा तो अब क्या यहाँ पे क्या लिखा था? However, the 30% contribution of tax value, नहीं गड़बड़ हो गई। वो क्या, ये जो 30% था ये लेना था किसका? प्रीवियस ईयर का। किसका लेना था? प्रीवियस ईयर का। तो हमने किसका ले लिया है? करंट ईयर का। इसीलिए तो जब प्रीवियस ईयर गिवन था तभी मैं सोच रहा हूं प्रीवियस ईयर इसने क्यों डाल दिया बीच में। तो कितना बन गया? 2,70,000। अब ये 2,70,000 इधर जाना चाहिए ना, क्या हाल है? 2,70,000 कितना बन गया? 24,000। तो 24,000 यहां से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब बताओ नया टोटल 60,000 में से 24,000 निकल गया, 1,36,000 टैक्स वाली। ठीक हो गया बच्चों? अच्छे, यहां तक पार्ट डन हो गई जी। अच्छे, अच्छा अब जो एक छोटा सा चेंज आया ना लॉ में, वो ये आया कि इसका जो सी वाला हिस्सा है ना ये इन्होंने उड़ा दिया। सी वाला हिस्सा इन्होंने उड़ा दिया। अच्छा तो सवाल ये पैदा हो सकता है कि हमें क्या जरूरत पड़ी थी पिछला डिस्कस करने की? वो इसलिए कि वो जो सवाल हमारे पास था वो था ही 17 का। तो 17 को हमने 17 के हिसाब से सॉल्व कर लिया, लेकिन जो नया आएगा ना सवाल आपको वो इस हिसाब से आएगा, उसके अंदर ये सी नहीं होगा। ये चेंज आया है रिसेंटली, इसलिए मैंने दोनों बुक्स के वाले से पढ़ा दिया है। हो सकता है आपस वो वाली बुक हो जिसमें दोनों लिखे हो, और हो सकता है आपस वो बुक हो जिसमें तीसरा सेक्शन सी हो ही ना। तो मैंने दोनों करा दिए ताकि आपस जो भी बुक है पता बता भी दिया कि ये मसला है इसके अंदर। तो अब अगर आएगा ना, अगर फर्ज करें तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर ये मामला पैदा होता है तो ये किया जाएगा कि ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका, ये यानी इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको
कॉपी कर लेते हैं, तो कंट्रोल सी कर लें और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर लें आप, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको ना एक्चुअली करना ये पड़ेगा कि ये शिक तो होगी नहीं, ये शिक तो होगी नहीं। अगर यहाँ 2021 आ गया और ये डाटा बन गया 2020 का, ठीक है ना, तो इस डाटे की कोई अहमियत नहीं होगी, डाटे उसकी ही अहमियत होगी। फिर आपको इन दोनों में से कौन सा लेना पड़ेगा, 4,68,000। तो फिर वो जो आपने सॉल्व किया था वो सही हो जाएगा, 4,68,000 वाला। तो यहाँ फिर आप ये मिटा सकता हूँ, अब नहीं मिटा सकता, कोई बात नहीं, मिटा के यहाँ रख लेते, ये 4,68,000। अब करो, शाबाश, कितना आया, 41,600। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41,600, जानबूझ के काट रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1,18,400। तो अगर उस हिसाब से हो तो फिर ये लगेगा, ठीक है जी। तो बस ज़हन में होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा नहीं है इन्होंने उड़वा दिया हुआ है, तो बुक आपस जो सी भी है उसमें अगर ये वाला है तो उन्होंने बता दिया कि ये इस तरह लगता था और अब ये इस तरह लगेगा। और ज्यादातर चांस ये सवाल हमें लेटेस्ट आएगा, पुराना सवाल क्यों आएगा, ठीक है, सही नहीं बात। तो सिर्फ इसलिए कि आपकी किताबों में कोई पंगा हो और आप फंसे हो, सर ने तो एक ही नहीं पढ़ाई। अच्छा, अब आ जाएगा जी डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अब देखिए आमतौर पर होता ही है कि जब शादी ब्याह हो जाता है बच्चों का, ये बात बताने नहीं तो नहीं। अच्छा, तो बात ये है कि आगे चलो बताना है कि पास से लगा दिया, ये मैंने अपने पास से लगा दिया। मिसाल के तौर पे जरा 1 मिनट के लिए 15 लाख रुपए को ये 12 पे तकसीम करके देखिए, 15 लाख रुपए को 12 पे तकसीम करके देखिए, 1,25,000। तो अब आप खुद सोचिए 1,25,000 गरीब आदमी हुआ ना। अच्छा, अब इसी की आमदनी कम है लेकिन वो बच्चों को हो सकता है कि लिमिट बढ़ा दें जो हालात है, तो 15 लाख रुपए उसकी आमदनी है और वो बच्चे पढ़ाने चाहता है, तो कहता है यार अगर वो बच्चे पढ़ा रहे तो उसको क्या देना चाहिए, टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। बच्चे है ना उसके, तो उसको टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। अब जो टैक्स क्रेडिट उसे देना चाहिए, पता है क्या देना चाहिए, उसके अंदर ये है कि वो कहता है रूल ये है कि 5% ऑफ ट्यूशन फी क्रेडिट में दी जा सकती है, या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम दिया जा सकता है, या एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 टू जितने मुन्ने आपके हो जाए, जितने बच्चे आपके। क्लियर जी। अब इसको समझने के लिए बेहतरीन हल क्या है कि एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल ये कि डिटरमिन द डिडक्टेबल अलाउंस that a resident individual can claim an account of education expenses if taxable income of गरीब आदमी is 8 लाख and he paid monthly fee 6,000 पर बच्चा और उसके 3 बच्चे। इससे अंदाजा ये किया जा सकता है कि एक बंदा है और उसकी आमदनी कितनी है, 8 लाख, और ये अलाउंस है या टैक्स क्रेडिट है। और अलाउंस किसमें माइनस होता है, क्रेडिट किसमें माइनस होता है, अलाउंस इनकम से माइनस होता है और क्रेडिट टैक्स कैलकुलेट होने के बाद कैलकुलेट होता है। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा आएगा 8 लाख रुपया जो कि भाई की इनकम है, एनुअल इनकम है उनकी। इसमें से इनको वो अखराजात माइनस करने की आजादी दे देते हैं जो इन्होंने बच्चों पर खर्च किए। तो हम ये कहते हैं
अलाउंस क्या होगा, अलाउंस इज लोअर ऑफ, अलाउंस इज लोअर ऑफ 5% ऑफ, 5% ऑफ ट्यूशन फी। तो कितनी ट्यूशन फी जा रही है, 6,000, 6,000 के 3 बच्चे और साल के 12 महीने, तो कितना बन गया बच्चों है, क्या कर रहे हो यार, 10,800 बनेगा ना। क्या हाल है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कितनी है भाई की, तो ये बन गया 2 लाख, और हमें इसमें से क्या लेना है, लोअर ऑफ। एक चीज और है, वो क्या है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 छोटे छोटे बच्चे। तो 3 छोटे छोटे बच्चों का मतलब है 1,80,000, 3 हो गया ना, ये 3 बन गया। अच्छा, अब इसमें जो कहता है लोअर ऑफ तुम्हें मिलेगा, अब बताइए ये तो तकरीबन ना होने के बराबर ही होगा ना। तो इसमें से 10,800 माइनस हो जाएगा और बाकी 7,89,200 सही माइनस किया। तो यार कमाल होगी मेरी कैलकुलेशन, नहीं क्या बात की कुछ लग रही है, कैलकुलेट करके देख लो गलत होगी। तो टैक्सेबल सही है कि आज जी 2 लाख ज़कात होती है, तो ज़कात माइनस करेंगे ना आप पहले। हाँ, पहला अलाउंस माइनस, अलाउंस का रूल ये होता है कि पिछला अलाउंस माइनस करके आगे इनकम यूज करो। तो अलाउंस सबसे पहले ज़कात वाली होती है, बाकी क्वेश्चन की तरतीब से होती है। फिर जिस तरतीब से क्वेश्चन में ना, उस तरतीब से अलाउंसेस माइनस कर दो, ठीक हो गई बात। लेकिन ज़कात की प्रायोरिटी सबसे पहले होगी अलाउंसेस। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब वापस चलते हैं ला पे। अब ला के 2 पॉइंट तो समझो कि हमने पढ़ ली। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अलाउंस व्हिच इज नॉट एबल टू डिडक्ट शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अगर बच्चों की ज्यादा फीस दे रहे हो और आमदनी तुम्हारी कम है और इसमें तुम्हारा नुकसान हो गया, तो अगले साल की आमदनी से माइनस करने दे तुम्हें, नहीं करने दे। डन हो गया जी। अलाउंस शैल बी अलाउड आइदर ऑफ पेरेंट्स ऑन फर्निशिंग नेशनल टैक्स नंबर NTN और द नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मसला ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये और का मतलब यहाँ पे आप और मत लें। इसका मतलब यहाँ पे ये कि सबसे पहली बात ये है कि 2 मियाँ बीवी होते हैं, मियाँ बीवी 2 ही होते हैं। अच्छा, तो 2 मियाँ बीवी हैं, उनमें से खर्चा बीवी पे डायरेक्ट को ये मिलेगा अलाउंस या शोहर को मिलेगा? बीवी को मिलेगा अलाउंस, शोहर को मिलेगा? दोनों में से किसी एक को मिलेगा। अच्छा, यहाँ ना लॉ मेकर ने मसला हल नहीं किया बल्कि मसले में दाना डाला। यानी देखिए, अगर बीवी और शोहर ने झगड़ा हो जाए तो फैसले के लिए कोई लॉ मौजूद नहीं। हालांकि उसे चाहिए ये था कि ये कर देता कि जिसकी आमदनी कम है उसको कर दें, जिसकी ज्यादा है उसको कर दें, लेकिन उसने ये लड़ाई यहीं छोड़ दी। उसने कहा कि आपस में लड़ो मरो, जो मसला होगा फिर देख लो। तो ये मैंने नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात है ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का टैक्स नंबर देना पड़ेगा। तुम्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टैक्स नंबर देना पड़ेगा। यार मैंने कुछ भी नहीं किया और ये लाइन बीच में फिर आ गई है आज। What I have done? Nothing. ये लाइन हट नहीं सकती, नहीं।
हाँ हट गई। कभी कभी ना ये जो हमारा सिस्टम है ये दीवाना हो जाता है। अच्छा बच्चों यहाँ तक ठीक हो गई बात। तो ये यार ये तो डन हो गया था, ये डन हो गया था, नहीं ये डन हो गया। अब दोनों में से एक कर ले, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम देना जरूरी है, उसके बगैर बात नहीं। अब आ गया पांचवा, द अलाउंस शेल नॉट बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी। The allowance shall not be considered for calculating tax deduction under the head of salary। ये जो ब्रैकेट है ना ये मैंने मारी, ब्रैकेट नहीं। एक्चुअली इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब हकीकत में ये है कि जब एक एम्प्लॉयर टैक्स विदहोल्ड करता है तो अब ऐसा ना हो कि एक बंदा अपने 3 बच्चे लेके आ जाए, एम्प्लॉयर को बुलाए, इधर आओ, ये गिनो कितने बच्चे हैं। ओके सर 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों का टैक्स क्रेडिट निकाल के मेरा टैक्स विदहोल्ड करना। ऐसा ना हो पूरी आमदनी भी कर लो, क्योंकि अलाउंस माइनस करने के बाद टैक्स निकलेगा। कर सकता है ना ऐसा बंदा। अब एक बंदा 3 ले आया, अगले दिन दूसरा 4 ले आया, अगला 5 ले आया, दूसरा 6 ले आया। अब रोजाना एम्प्लॉयर के लिए मसला बना पड़ेगा कि रोजाना कोई ना कोई अपने बच्चे उठा के आ जाएगा ऑफिस, और उसके बाद क्या है, बच्चे घर तो नहीं छोड़ने जाएगा ना, उस दिन सारा ऑफिस में बच्चे रहेंगे। सिर्फ किस लिए जी? टैक्स के मामले। और बच्चों की आदत होती है, चेन चल रही है तो चलो इसके अंदर पेंसिल दे के देखें, तो बटन रेड है तो इसको ग्रीन दबा के देखें, ग्रीन है तो रेड दबा के देखें, क्या होता है? नहीं बच्चों, जैसे मैं छोटा था ना तो एक अंकल की बाइक खड़ी, तो मैंने कहा अंकल हारन बजा दो, कहते हाँ बजा लो। मैंने हारन की बजाय ना उनका एक बटन दूसरी साइड में लगा था, वो भी वैसे ही था, वो दबा दिया। वो एक्चुअली सेल्फ स्टार्ट का बटन था, वो सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाया, बाइक स्टार्ट हो गई। वो गियर में थी, वो गियर से उतरी और उतरी जाके दीवार में कास करके लगी। अंकल भी पास ही खड़े। मैंने कहा अंकल आपने खुद ही तो कहा था हारन बजा दो। कहते बेटा हारन का कहा था, सेल्फ स्टार्ट दबाने का तो नहीं कहा था। तो बत्ती शत्ती टूट गई। तो बच्चों की ऐसी आदत होती है। तो 3 बच्चे भी 4 लेके आ जाए। उसने कहा इस मसले का हल मैं पहले कर, उसने हल क्या किया, उसने कहा कि द अलाउंस शेल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डिडक्शन अंडर द, यानी ये कंसीडर ही नहीं होगा। वो अपना जो सैलरी उसको काट ले। मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयर कैन होल्ड टैक्स फ्रॉम सैलरी विदाउट कंसीडरिंग ऑल अबव अलाउंस एंड एम्प्लॉयर विल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द होल सैलरी। वो होल सैलरी पे करेगा। लेटर इट विल बी एडजस्टेड बाय द टैक्स रिटर्न टू सैलरीड पर्सन। तो ये टैक्स रिटर्न में सेटल हो जाएगा, वहां सेटल नहीं होगा, ताकि एम्प्लॉयर डिस्टर्ब ना हो। अगर उसके पास 2000 एम्प्लॉय, आप 2000 एम्प्लॉइज के हर सैलरी में बच्चों का हिसाब करता, फिर क्या ख्याल? क्यों बच्चों? तो सही किया ना उसने, कहा कि उसकी मत ना मारो, तो उसको टैक्स काटने दो, ये बाद में रिटर्न में सेटल कर। ये इस लाइन का मतलब मैंने कंपोज ऑफ इसलिए कर दिया कि कल को आप भूल जाए तो मतलब साथ ही। क्लियर बच्चों? अच्छा होता है ना, कल को आप 2-4 दिन बाद पढ़ते हैं तो कहते हैं यार ये लाइन का मतलब क्या था। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? एक बंदा बाहर से कमाई करके आया, तो जब वो बाहर गया तो बाहर की हुकूमत ने उसे पकड़ लिया और कहा कि चलो टैक्स देके जाओ। वो बेचारा उधर से टैक्स देके वापस आया और इधर भी पैसे कमाए उसने, और इधर भी वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इधर भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उधर की हुकूमत ने क्या कहा? टैक्स देके जाओ, वो टैक्स दे आया। इधर की हुकूमत ने कहा कि टैक्स देके जाओ, इधर भी टैक्स देने लग गया। लेकिन एक दिन वो टैक्स जमा कराने जा रहा था कि उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू छूट पड़े। तो लॉ मेकर ने पूछा कि भाई तेरा दुख क्या है? कहता है हमारा दुख ये है कि बाहर जाए तो बाहर टैक्स दें, और बाहर से आके आपको ये बताएंगे हम इतना कमा के लाए तो यहां भी टैक्स दें। ये बात उसने जाके मियां शहबाज शरीफ से डिस्कस की। मियां शहबाज शरीफ भी रोने लग गया। उसने कहा कि हम तो बड़े बड़े तरीकों से पैसे बचा लेते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए भी तरीका होना चाहिए। तो उसने कहा जी फॉरेन इनकम पे जो टैक्स देगा दूसरे मुल्कों में,
उसे टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। उसे क्या दिया जाएगा? टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। क्या हाल है बच्चों? नहीं, तो उसे टैक्स क्रेडिट देने का सोचिए। अब मसला ये कि वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ड्राइव टैक्सेबल इनकम फ्रॉम टैक्सेबल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑन विच फॉरेन इनकम टैक्स इज पेड। वो ऐसी कमाई कमा के लाए बाहर से, या बाहर की ऐसी कमाई कमाए जिसके ऊपर वो बाहर टैक्स दे चुका हो, तो उसे क्या मिलेगा? ए टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड एट लोअर ऑफ द फॉरेन इनकम टैक्स पेड और द पाकिस्तान टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। फॉरेन टैक्स इंक्लूड फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। तो दोनों में से कोई एक चीज, जितना टैक्स वो बाहर दिया है या जितना टैक्स उस इनकम का बाहर दे के आया, और लोकल इनकम का एक मुआवजा कर लो। बार मुआवजा करेंगे तो पता लगेगा ना, ऐसे तो पता लगेगा। तो ऐसा करते पहले मुआवजा कर लो। मिस्टर आतिफ डिस्क्लोज दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2010। कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान 4 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम इथियोपिया 5 लाख, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पाकिस्तान एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना। अच्छा, अब इस सूरत हाल में वो बाहर से आते हुए टैक्स भी दिया है। इथियोपिया में बिजनेस टैक्स दिया है 40,000, और चीने तो आपको पता है कितने सियाने होते हैं, उन्होंने कमाया बेचारे ने कितना? 4.5 लाख, 2.5 लाख टैक्स रखा। वो गुस्से में चाइना ही छोड़ गया। कहता है एक तो चाइना में रहो, तुम्हारी झींगा मच्छी खाओ, और ऊपर से तुम लोग ऐसा सलूक करते हो। तो बच्चों क्या हुआ? या वो छोड़ के आ गया। अब यहां पे होगा बच्चों इनकम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में बिजनेस की इनकम कितनी थी? 4 लाख, और बिजनेस इनकम फ्रॉम इथियोपिया वो थी कितनी? 5 लाख वहां से कमा के आया। माँ भी कहती है कि पुत्र तक कहते तो बड़े खाते नहीं, कि पैसे को एडे खास नहीं कमा के लाए, नहीं है ना। उसकी माँ कहेगी कि धक्के तो तूने बेटा बड़े खाए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या आ गया बच्चों? पाकिस्तान से कितनी? 3,50,000। और बच्चों क्या हो गया? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फ्रॉम चाइना, और वहां से कितनी? पहला काम तो ये करें कि इसको टैक्स लगा। देखिए टैक्स क्रेडिट तो तभी मिलेगा ना जब 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 बच्चे अपलोडिंग का पूछ रहे हैं लेक्चर का, तो बच्चे मैं कोशिश तो रोज करता हूं, लेकिन तुम्हें पता है घर जाओ ना तो घर काम इतने इकट्ठे हुए होते हैं, तो सारे काम करने होते हैं। तो बस अल्लाह ताला आप पे रहम करे, और बस जब तक जिंदगी ऐसे गुजर रही है आराम से गुजार रहे हो, जब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी फिर तुम्हें पूछूंगा टैक्स लेक्चर कब अपलोड करोगे। अच्छा बच्चों, मैंने इसका ये हिसाब रख लिया था कि यही वाली स्लैब लगा दी है मैंने, चेक कर लूं वही लगी हुई जाती कि नहीं। ये वाली ही 70,000 वाली, ये मुझे जुबानी याद होगी, तो लगा देनी चाहिए। नहीं 24 तक जाती है, 12 से लेके ये बड़ी जगह लगती है, इसी को लगा दो। ठीक है, चल कितनी लगा दी? 70,000। वैसे आज कोशिश करेंगे कि जितने भी लेक्चर पढ़े हैं वो अपलोड कर दें आप लोगों को, ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। हमारा मसला तो आपको पता ही है जो है। ओए होए, ये बच्चों तो आज जरूर बच्चे कर देंगे। है ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल दे दिया आपको।
ठीक है, लेकिन वो भी अपलोड कर देंगे। अच्छा, तो अगर वो जंप भी हो गया ना तो कोई मसला नहीं है, 1 से 3 भी मिल सकता है, मैंने ये हिसाब रख के लगाया। लेकिन अगर आप मतलब होना क्या, वो लेक्चर ही आपका, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, तो अब बात आपकी ठीक है बच्चे, आप ठीक कह रहे हैं। ये आ गया बच्चों 1,45,000, चेक करो जरा, सही है, पक्की बात है। चलो अब बच्चों काम शुरू हो गया अगला, वो क्या, टैक्स क्रेडिट्स। अब टैक्स क्रेडिट्स जब दो तरह के होते हैं ना, एक फॉरेन और एक लोकल, तो पहली प्रेफरेंस किसकी होगी, फॉरेन की होगी। अच्छा, और एक और बात यह है कि जो लोकल टैक्स होंगे उसमें फॉरेन इनकम निकलने के बाद वाली इनकम यूज होगी, यानी फर्स्ट फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स आर डेल्ट, पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट डील किए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात tax payable is reconsidered after foreign tax credit, दोबारा कंसीडर किया जाएगा कब, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद। तो हम पहला काम तो ये करते हैं ना कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो माइनस करें ना, तो सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसका, सबसे पहले बिजनेस इनकम का, पहले तो बिजनेस इनकम का करें ना, क्या हाल है। और यहां इंक चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, क्या जी, बिजनेस इनकम, यहां ले लेते हैं बिजनेस इनकम। अच्छा, दूसरी तरफ फिर क्या लेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, दो है, इसकी वर्किंग बना ले 1 और इसकी वर्किंग बना ले 2। अब देखिए सबसे पहले लॉ को समझते हैं। लॉ को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि फॉलोइंग आर द टैक्स क्रेडिट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट हेड ऑफ इनकम लाइक फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट अलाउड ऑन चैरिटेबल डोनेशंस, ये बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैं इनको एक दफा टैक्स लगा देता हूं, लाभ बाद में पढ़ा दूंगा आप, ठीक है। ये जो है ये यहां से पढ़ाऊंगा आपके, पहले ये पढ़ाऊंगा, वो बाद में पढ़ाऊंगा, चल, क्योंकि वो तफसील और तरफ ले जाती है। तो सबसे पहले हम करते हैं वर्किंग 1, तो देखिए वर्किंग 1 के एतबार से देखा जाए तो आपने कहा, अभी पढ़ा आपने, एक तो फॉरेन टैक्स हम देखे हैं, ऐसा पढ़ा है मैंने, कहीं कहां पढ़ा है मैंने, शाबाश, कहां पढ़ा है मैंने, एक तो आप जो फॉरेन में टैक्स लेके आए, और दूसरा क्या, इसका कंपैरिजन परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे, देखिए इतनी इनकम पे इतना टैक्स दिया, इतनी इनकम पे इतना टैक्स दिया। जैसे आप कहते हैं कि शहजाद ये अबू 5 किलो सेब 500 रुपए में लेकर आए, तो बताइए 2 किलो सेब कितने में लेकर आए, 200। बिल्कुल ऐसे ही आज हम करेंगे कि अगर 1,45,000 टैक्स है 17 लाख रुपए पे, तो वो आमदनी जो कि हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस इथोपिया से कमाई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहां से कमाई है, इथोपिया से कमाई है, कितनी कमाई है, उस पे कितना टैक्स होगा,
उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि जनाब टोटल टैक्स दिया आपने 1,45,000, कितनी आमदनी पे दिया आपने? 17 लाख रुपए पे आपने ये टैक्स दिया। ठीक हो गई बात? अब बताइए अगर 5 लाख रुपया होता तो कितना टैक्स बनता? निकालें शाबाश। एक रकम ये बनेगी, एक रकम ये बनेगी और हम लेंगे इसका लोअर ऑफ। हम क्या लेंगे? इसका लोअर ऑफ। करेंगे कैलकुलेट, क्या बनता है? 42,647। और पहले वाला कितना है? शाबाश, वो तो लिखा हुआ वहां पे। कितना टैक्स दे गए हैं? 40,000। तो कौन सा टैक्स क्रेडिट अच्छा रहेगा लॉ के मुताबिक? शाबाश। तो आप इसमें से 1,45,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो क्या था लॉ? क्या था शाबाश? लोअर ऑफ। क्या लोअर ऑफ? हाँ, एक्चुअल टैक्स पे है या जो टैक्स आपने पाकिस्तान में आके बताया और आपकी टोटल इनकम का परसेंटेज। अब जरा दोबारा पढ़ते हैं कि लॉ को पढ़ने में कोई सहूलत हुई है। द पाकिस्तान टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, फॉरेन इनकम टैक्स इंक्लूड फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स। तो फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स जो है या उसका जो परसेंटेज है वो आपको निकालना पड़ेगा। कुछ यहां भी लिखा हुआ है द एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम परसेंटेज पाकिस्तानी इनकम टैक्स ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर्स सोर्स इनकम। नेट फॉरेन सोर्स इनकम मींस टोटल चार्जेबल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम लेस deductible allowance related to exclusively can reasonably allocated to derivation of foreign source of income। पे जो आपका डेरिवेशन है उसको आप ड्राइव करके यहाँ पे क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। क्लियर जी? अच्छा, वो बात मैंने किसी हद तक आसान करके यहाँ लिख दी थी ये कि टैक्स पेएबल इज रिकंसीडर आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, यानी उसको सिंपल करके मैंने ये लिख दिया। अच्छा चले, अब ये निकल आया जी। अब दूसरी वर्किंग भी कर लीजिए। तो दूसरी वर्किंग क्या बनती है? शाबाश। फॉरेन टैक्स कितना देके आए आप? ये तो ज्यादा मांग लिया था, 2,40,000। चेक कर लो, 2,50,000। चाइना वाले जो थे, याद है ना मैंने कहा था कि 4.5 लाख कमाया और 2.5 लाख रुपया टैक्स रखवा लिया, 2 लाख लाने दिया टोटल। अच्छा अब इसका भी वही रूल होगा, 1,45 डिवाइडेड बाय 17 लाख मल्टीप्लाई बाय शाबाश 4,50,000। 38,382। ठीक होगा बच्चों? 38,382। तो अब इसे वहां जाके फिट कर देते हैं, 38,382। अब अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे ये दोनों इनकम माइनस होनी चाहिए। 38,382 वो खावे नहीं ये लोग, इनकी आदत है। 38,382। चलो अब बच्चों बात ये होगी कि इससे कर देते हैं क्या? माइनस। अच्छा, माइनस करने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको याद होगा हमने कहा था कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी लोकल टैक्स क्रेडिट के लिए वो यूज होगी। कितनी आई? कितना? 66,618। या अब ये कंसीडर होगी लोकल के। अब जानबूझ के हमने इसके अंदर कुछ सवाल डाले ताकि कुछ लोकल आ जाए तो आपको ट्रीट करना आ जाए। जब फॉरेन भी हो लोकल भी हो दोनों हो तो कैसे ट्रीट करेंगे? अब हमने जानबूझ के इसके अंदर क्या डाल दिया और एक हमने क्या डाल दिया। ठीक है, तो अब ये तो निकालना हमें आता है
चलिए जल्दी से निकाल देते हैं, इसको कर देते हैं चैरिटेबल डोनेशन। चैरिटेबल डोनेशन को मैंने ग्रीन से लिखा है क्योंकि ये मलंगों का काम है चैरिटी के लिए। नजर आ रहा है आपको? चले इसको कर देते हैं वर्किंग नंबर 3 और न्यू शेयर्स को क्या कर देते हैं वर्किंग नंबर 4। तो चलिए वर्किंग नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले तो वर्किंग नंबर 3 के एतबार से अगर आप देखते हो ना तो भाई बात ये है, अब डायरेक्ट कर सकता हूं ना, 2 दिन से बता रहा हूं यार, ए और बी इंटू सी। ए क्या है जी, अब आ गया क्या 66,618। अच्छा यहां गलती करते हैं बच्चे, हमेशा क्या करते हैं वो ऊपर वाली जो टैक्सेबल इनकम होती है ना 145 वो ले लेते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, ये जो लंबी सी बात नहीं है आपने पढ़ी ये वाली, इसका मतलब पता क्या है कि जो लोकल टैक्स क्रेडिट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट को माइनस होने के बाद वाली इनकम कंसीडर करेंगे। अच्छा तो अब यहां पे क्या आ गया 17 लाख मल्टीप्लाई बाय सी विच इज अ लोअर ऑफ एक्चुअल, और दूसरा बताओ यहां 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो करो 30 से मल्टीप्लाई इसको, 5,10,000, 5 लाख और उसके ऊपर 10,000। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा 5,10,000 ये हो गया। और लोअर ऑफ क्या है, सॉरी एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है, एक्चुअल 10,000। तो 10,000 को जल्दी से यहां लिखो क्योंकि ये लोअर ऑफ है, और मल्टीप्लाई करके जवाब निकालो। कितना जवाब बनेगा बच्चों? शाबाश, टाइम है 392। तो ये 392 जो है इसको यहां पे माइनस कर देते हैं। अच्छा जी एक और निकालनी पड़ेगी, वो क्या, वर्किंग नंबर 3 न्यू शेयर्स की ए और बी इंटू सी। 6,6,6,1,8 बटा 1,7,0,0,0,0 मल्टीप्लाई बाय सी। सी इज अ लोअर ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल कितना है, कितने के शेयर खरीदे, 15,000 रुपए के शेयर खरीदे, और कितना बच्चों 20% ऑफ टैक्सेबल। तो 20% ऑफ टैक्सेबल कौन सा बच्चा बताएगा हमें, 5, ये वाला 3,40,000। तो यहां लिख देते हैं क्या 15,000। क्या निकल आएगा 587। 587 को वहां ले जाते हैं, जल्दी से माइनस करते हैं। चार्जर मेरा डाउन है, 65,638। ये आ गया टैक्स पेबल। डन हो गया जी? ठीक है, कितना टाइम बाकी है, कितने 6 मिनट नहीं बनती बात, फायदा कोई नहीं है। ठीक है जी, तो यहां तक बच्चों बात हो गई। अच्छा कल कोशिश करके इसको खत्म कर देंगे। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल कम और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा है। ठीक है जी, इसको मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, यानी इसके जो इची बिची ऑफ थ्योरी श्योरी है इसके चक्कर में मैं अभी
नहीं पढ़ूंगा क्योंकि और भी बड़े काम पड़े हुए हैं, तो ये काफी। ठीक है जी, डन हो गया। चले